स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे बीच में क्या बात हो गई थी? थर्मल एक्सपेंशन की बात हो गई, उससे पहले कैलोरीमेट्री की बात हो गई। कल मैंने बताया था कि थर्मोमेट्री में किसी का भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी से हम मेजर कर सकते हैं, और कल मैंने बताया था बस वो फिजिकल क्वांटिटी लीनियरली वेरी होनी चाहिए। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर स्केल की बात कर लेते हैं, टेम्परेचर स्केल, और उसके बाद मैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ चला जाऊंगा। आप क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हैं, थोड़ा बहुत हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर लेंगे, और बाद में मैं उसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में पढ़ाऊंगा। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद जाएंगे हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में। ठीक है, या तो अभी लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही चालू कर रहा हूं, एक स्केल बनाना अभी इसके लास्ट में अपन बता देंगे। ठीक है, या स्केल बनाना बता देता हूं, फिर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाएंगे। ध्यान दें जरा, टेम्परेचर स्केल कैसे बनता है? टेम्परेचर स्केल कैसे बनता है इसकी बात कर रहे हैं। टेम्परेचर स्केल कैसे बनता है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देंगे जरा, टेम्परेचर स्केल बनाने के लिए हम अपने, जैसे सेल्सियस सेंटीग्रेड स्केल है, सेल्सियस स्केल है सी, इसमें अपने मन से हम मेल्टिंग पॉइंट को 0 डिग्री सी मान लेते हैं और बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सी। अपने मन से मान लो, अपने मन से, इसका मतलब आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको एक डिजायर्ड वैल्यू दे दो, उसको तुम कह दो लोअर फिक्स पॉइंट। तुम इसको लोअर फिक्स पॉइंट कह दो। ठीक है, इसको हमने कह दिया लोअर फिक्स पॉइंट, और इसको अपने मन से एक वैल्यू दे दो, और इसको हमने कह दिया अपर फिक्स पॉइंट। इसको हमने कह दिया लोअर फिक्स पॉइंट, और इसको हमने क्या कह दिया? अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही लेट सपोज फॉरेनहाइट बनाना है, तो हमने अपने मन से वैल्यू दे दी 32 डिग्री फॉरेनहाइट, 212 डिग्री फॉरेनहाइट, हमने अपने मन से दे दिया। बस आपको लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट को अपने मन से कर देना है। ठीक है, जैसे लेट सपोज हमने केल्विन पर गए, केल्विन पर 273 केल्विन और 373 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन, 373 केल्विन अपने मन से दे दिए। और भी कोई स्केल बनाना होता तो हम अपने मन से उसकी वैल्यू दे देते। ठीक है, फिर क्या कहता है? लेट सपोज, बात समझे, लेट सपोज कि इस डस्टर का मुझे टेम्परेचर निकालना है। हमने क्या किया है समझ रहे हो? आइस की मेल्टिंग पॉइंट को एक वैल्यू हमने एज्यूम कर लिया, आइस की मेल्टिंग पॉइंट, और हमने बॉइलिंग पॉइंट की भी एक वैल्यू एज्यूम कर ली है। ठीक, जैसे सेल्सियस वाले स्केल पे 0 डिग्री सी और 100 डिग्री सी हमने ले लिया, इसको हमने कह दिया लोअर फिक्स पॉइंट, इसको हमने कह दिया अपर फिक्स पॉइंट। जैसे हमने फॉरेनहाइट वाले स्केल पर क्या किया, 32 डिग्री फॉरेनहाइट, 212 डिग्री फॉरेनहाइट हमने ले लिया। ऐसे ही हमने 273 केल्विन, 373 केल्विन ले लिया। तो टेम्परेचर स्केल आइडेंटिटी क्या कहती है जरा समझना। टेम्परेचर स्केल आइडेंटिटी, टेम्परेचर स्केल आइडेंटिटी, टेम्परेचर स्केल आइडेंटिटी क्या कहती है वो बात समझो। ये कहता है कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन दैट स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट
ये कांस्टेंट होता है। कहता है किसी भी टेम्परेचर का स्केल बनाने के लिए बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन दैट स्केल, जैसे मान लिया कि इस डस्टर का सेंटीग्रेड में C है टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट में F है, और इसी डस्टर का केल्विन में टेम्परेचर K है, तो क्या हुआ, बॉडी का टेम्परेचर उस स्केल में C है, लोअर फिक्स पॉइंट उस स्केल में 0 है, ठीक है, अपर फिक्स पॉइंट उस स्केल में 100 है, लोअर फिक्स पॉइंट उस स्केल में 0 है, ये कांस्टेंट होगा। और इसी को बदलो फ़ारेनहाइट में, यदि इसी डस्टर का टेम्परेचर F है फ़ारेनहाइट में, ठीक है, तो क्या होगा बोलो, फ़ारेनहाइट में F -32, क्यों, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन दैट स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, तो -32, अपर फिक्स पॉइंट कितना है 373 -273, और इज इक्वल टू केल्विन माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 273, केल्विन माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये सबका कांस्टेंट होता है, ये सबका कांस्टेंट हुआ करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया बोलो, C/100 इज इक्वल टू F -32, ये गलत लिखा गया, ये रॉन्ग लिखा गया, अपर फिक्स पॉइंट 212 -32, तो बाय 180 इज इक्वल टू K -273/100, ठीक, बात समझ गए, ठीक है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं इसमें आपको, अब एक एग्जाम्पल, ठीक है। के लिए ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर क्या हो, किसका सेंटीग्रेड में मैग्नीट्यूड और फ़ारेनहाइट में मैग्नीट्यूड इक्वल हो, फॉर व्हाट टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल इन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, मतलब बॉडी का टेम्परेचर क्या हो कि सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में मैग्नीट्यूड इक्वल हो, मतलब जो सेंटीग्रेड में मैग्नीट्यूड हो वही फ़ारेनहाइट में मैग्नीट्यूड हो। अच्छा, रिलेशन क्या होता है बात समझेंगे, व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन होता है C-0 अपॉन 100-0, C-0 अपॉन 100-0 इज इक्वल टू होता है F-32 अपॉन 212-32, F-32 अपॉन 212-32, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो, ये C/100 इज इक्वल टू F-32/80, कहता है किसमें C और F का मैग्नीट्यूड बराबर हो, मैं X मान लेता हूं, तो X/100 X -32/180, ये हो गया 5, ये हो गया 9, 9x इज इक्वल टू 5x -160, 4x इज इक्वल टू -160, और x इज इक्वल टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड। x इज इक्वल टू -40 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि -40 डिग्री C इक्वल है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के, मैग्नीट्यूड बराबर होगा इससे, बात आप समझे, ठीक है। कहता है बॉडी के किस टेम्परेचर के लिए सेंटीग्रेड स्केल पर और फ़ारेनहाइट स्केल पर टेम्परेचर सेम होगा, तो इन दोनों को सेम कर दिया, तो x और x मान लिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई बोलो, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, ओके। एग्जांपल करवा रहा हूं, एक और एग्जांपल करवा रहे,
मैं कह रहा हूं कि एक स्केल है डब्ल्यू स्केल, मैं कह रहा हूं कि एक स्केल है डब्ल्यू स्केल, और डब्ल्यू स्केल पर लोअर फिक्स पॉइंट जो है वो 73 डिग्री डब्ल्यू, अपर फिक्स पॉइंट जो है वो 273 डिग्री डब्ल्यू है, अपर फिक्स पॉइंट। सेंटीग्रेड में एक है 73 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डैश डिग्री डब्ल्यू। बात समझे? कह रहा है कि एक नया स्केल है, एक हाइपोथेटिकल स्केल है जिसको हम डब्ल्यू स्केल कहते हैं, एक न्यू स्केल है जिसको हम डब्ल्यू स्केल कहते हैं, और वो जो डब्ल्यू स्केल है उसका लोअर फिक्स पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, लोअर फिक्स पॉइंट उसका 73 डिग्री डब्ल्यू है और अपर फिक्स पॉइंट उसका 273 डिग्री डब्ल्यू है। अपर फिक्स पॉइंट उसका कितना है बोलो? 273 डिग्री डब्ल्यू। ओके, तो कहता है सेंटीग्रेड स्केल पर जो 73 डिग्री सेंटीग्रेड है वो कितने डिग्री डब्ल्यू के बराबर होगा, ये कह रहा है। ठीक है, अब बात समझना, तुम्हें पता है ना टेम्परेचर स्केल आइडेंटिटी क्या कहती है? कहती है C माइनस 0 बाय 100 माइनस 0। सेंटीग्रेड स्केल में किसी का यदि टेम्परेचर C है तो C माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू अपर फिक्स पॉइंट। अच्छा, इसका W वाले में मैं W मान लेता हूं, W माइनस 73 अपॉन 273 माइनस 73। ये आप समझे क्या? मैं कह रहा हूं कि किसी बॉडी का टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल पर कितना है? 73। तो W वाले स्केल पर क्या होगा? तो मैंने मान लिया W होगा, तो C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 सेंटीग्रेड स्केल में टेम्परेचर स्केल आइडेंटिटी क्या कहती है? बॉडी का टेम्परेचर उस स्केल में माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। और यहां क्या होगा बोलो? W माइनस 273, बॉडी का टेम्परेचर उस स्केल में माइनस 73 अपॉन दिस। ठीक, तो क्या हो जाएगा बोलो? C अपॉन 100 W माइनस 73 बाई 200, ये हो जाएगा C इज इक्वल टू W माइनस 73 बाई 2। C इज इक्वल टू W माइनस 73 बाई 2। सेंटीग्रेड स्केल में वो 73 है, तो ये हो जाएगा 146 इज इक्वल टू W माइनस 73। 146 प्लस 73 219। इसका मतलब 73 डिग्री C इक्वल है 219 W के। समझ गए आप कैसे हुआ है क्वेश्चन? तो थर्मोमेट्री में मैंने दो बात बताई कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लेकर के क्या बनाया जा सकता है? प्रेशर, वॉल्यूम, लेंथ, जो भी टेम्परेचर का लीनियर फंक्शन है उसे लेकर के हम टेम्परेचर नाप सकते हैं। कैसे, वो हमने बता दिया था। जैसे टेम्परेचर इन डिग्री C इज इक्वल टू PT माइनस पी नॉट अपॉन P 100 माइनस पी नॉट इंटू 100। अभी मैंने बताया कि स्केल कैसे बनाया जाता है। मैंने बताया अपने मन से मान लो लोअर फिक्स पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को अपने मन से कुछ भी मान लो, 100, 200 जो मन करे। अपर फिक्स पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अपने मन से मान लो, और टेम्परेचर स्केल आइडेंटिटी लगाओ कि उस स्केल में बॉडी का टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। तो थर्मोमेट्री में ये दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप देखेंगे एक बार लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
अब अपन बात कर रहे हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है। सबसे पहले मैं बता रहा हूं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहता है कि ए एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, बी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और सी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। और यहां पर एक इंसुलेटर लगाया हुआ है। ए और बी को जब हमने टच किया इसे, यहां इंसुलेटर लगाया हुआ है, ए और बी को जब हम कांटेक्ट में लाते हैं तो हीट का ट्रांसफर होता है और थोड़ी देर में दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। अब हम जो है यहां से अब हम इंसुलेटर यहां लगा देते हैं, या चलो मैं चेंज करता हूं, पहले थोड़ा चेंज कर रहा हूं। हमने इंसुलेटर पहले यहां लगा दिया और ए और बी को कनेक्ट कर दिया, बी और सी को कनेक्ट कर दिया। अब इंसुलेटर मैंने यहां से हटा के यहां लगा दिया। सिचुएशन समझाऊंगा क्या होगा सिचुएशन। और सी मैंने यहीं रहने दिया और अब इन दोनों को कांटेक्ट में ला दिया। अब इस गिवन सिचुएशन को जरा एक बार समझना। पहली बात मैं बोल रहा हूं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय फाउलर। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस साइंटिस्ट ने दिया था? फाउलर ने दिया था, ठीक है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एकदम बेसिक से स्टार्ट है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय फाउलर, ठीक है। अच्छा देखो, ए और बी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, सी के साथ इसको कांटेक्ट में ला दिया गया है, तो ए और सी के बीच में हीट का फ्लो होगा, बी और सी के बीच में हीट का फ्लो होगा और ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम को अटेंड करेंगे। ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा और बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा। और अब जब यहां पे इंसुलेटर लगा दिया गया है तो अब इन दोनों के बीच में हीट का फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ए सी का टेम्परेचर सेम, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब बी सी का टेम्परेचर सेम, तो इन दोनों का भी टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। क्या कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? इफ टू डिफरेंट थर्मोडायनेमिक सिस्टम, if two different thermodynamic system A and B, if two thermodynamic system A and B are in equilibrium with a thermodynamic system C, are in equilibrium with a thermodynamic system C, then they both are also in thermal equilibrium. यदि A और B C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो ये दोनों आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यदि A और B C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करता है और बताता है कि टेम्परेचर इज द क्वांटिटी विच डिफाइन द थर्मल इक्विलिब्रियम। और क्या बताता है कि टेम्परेचर वो क्वांटिटी है, टेम्परेचर इज द क्वांटिटी विच डिफाइन द थर्मल इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर ही वो क्वांटिटी है जो थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर ही वो क्वांटिटी है जो थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करता है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो टेम्परेचर की डेफिनेशन देता है, ठीक है। जीरोथ लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लॉ पहले खोजे गए और ये उससे ज्यादा बेसिक लॉ था, क्योंकि ये टेम्परेचर को डिफाइन करता है कि टेम्परेचर ही वो क्वांटिटी है जो थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करती है।
मतलब दो बॉडी का यदि टेम्परेचर सेम होगा तो उनके बीच में हीट का फ्लो नहीं होगा, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में माने जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप समझ गए, गिवन बाय फाउलर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उस पर ध्यान दें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, समझेंगे बात। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात मैं क्या लिख रहा हूं समझना बात। फर्स्ट, डेल्टा क्यू है हीट गिवन, डेल्टा डब्ल्यू है वर्क डन, और डी है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डी है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा क्यू है हीट गिवन, डेल्टा डब्ल्यू है वर्क डन, और डी है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो, डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू डिपेंड ऑन प्रोसेस, डिपेंड ऑन प्रोसेस, तभी इसमें डेल लिखा हुआ है। देखो, ये डेल बताता है कि हीट गिवन और वर्क डन प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं। एंड डी यू डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोसेस, डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोसेस, और जो डी यू है वो प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। दूसरी बात, इफ हीट इज गिवन, इफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, डेल्टा क्यू पॉजिटिव, यदि सिस्टम को हीट दिया गया हो तो डेल्टा क्यू को पॉजिटिव लेंगे फॉर्मूले में। इफ हीट इज टेकन फ्रॉम सिस्टम, इफ हीट इज टेकन फ्रॉम सिस्टम, तो डेल्टा क्यू नेगेटिव। यदि सिस्टम से हीट लिया गया हो, इफ हीट इज टेकन फ्रॉम सिस्टम, तो डेल्टा क्यू नेगेटिव। डेल्टा क्यू पॉजिटिव कब होगा? जब सिस्टम को हीट दिया गया हो। डेल्टा क्यू नेगेटिव कब होगा? जब सिस्टम से हीट लिया गया हो। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात समझें, तीसरी बात समझें। इफ वॉल्यूम इंक्रीज, इफ वॉल्यूम इंक्रीज, यदि वॉल्यूम बढ़े तो वर्क डन पॉजिटिव, और इफ वॉल्यूम डिक्रीज, वर्क डन नेगेटिव। चौथी बात पर ध्यान दें, if temperature increase, if temperature increase, change in internal energy positive, if temperature decrease, change in internal energy negative। ठीक, पहले 4 पॉइंट आप समझ गए, एक पॉइंट में और समझा देता हूं यहां बस। डेल क्यू, डेल डब्ल्यू एंड डी यू
ऑल आर इन सेम यूनिट, डेल क्यू, डेल डब्ल्यू, डी यू सभी या तो जूल में होने चाहिए या कैलोरी में। एक तरीके से पैसों का हिसाब किताब है ये कि 500 जूल आया, 400 जूल यहां खर्च हुआ और 100 जूल यहां खर्च हुआ। तो पैसों का हिसाब किताब कैसे होगा जब ये जूल में, ये जूल में और ये जूल में हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आया जूल में और गया डॉलर में, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, तीनों या तो जूल में होने चाहिए और तीनों या तो कैलोरी में होने चाहिए। ठीक है, क्या क्या 5 पॉइंट बताया है इस फॉर्मूले में कि ये हीट गिवन है, ये वर्क डन है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। यहां डेल्टा क्यों लिखा है, क्योंकि ये प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं। यहां डीयू क्यों लिखा है, क्योंकि ये प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक, यदि हीट दिया जा रहा हो तो हीट गिवन पॉजिटिव, मैंने ये नहीं लिखा कि टेम्परेचर बढ़े तो हीट गिवन पॉजिटिव, नहीं, मैंने कहा यदि हीट दिया जा रहा हो, यदि हीट गिवन हो तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव, और यदि हीट टेकन हो तो डेल्टा क्यू नेगेटिव। वॉल्यूम यदि बढ़े डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम यदि घटे वर्क डन नेगेटिव। टेम्परेचर बढ़े चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, टेम्परेचर घटे चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव, और तीनों सेम यूनिट में होने चाहिए। तीनों या तो जूल में होने चाहिए या तीनों कैलोरी में होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब मैं इनके फॉर्मूले बना रहा हूं, अब मैं इनके फॉर्मूले बना रहा हूं। ठीक है, तो हीट गिवन पे आ जाओ। अब पहली बात, वैसे तो ये 6 नंबर पॉइंट होगी क्योंकि 5 तक हम बात कर चुके हैं। अब मैं आ जाता हूं हीट गिवन पे। वन मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट है उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। वन मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से इंक्रीज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट है उसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं, सी। ठीक, तो n मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड हीट क्या हो जाएगा, Nc। n मोल का टेम्परेचर dt डिग्री सी से बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड हीट क्या हो जाएगा, Nc dt। n मोल का टेम्परेचर dt डिग्री सी से बढ़ाने के लिए कितना हो जाएगा, Nc dt। 1 मोल का 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए स्पेसिफिक हीट C, n मोल का 1 डिग्री सी से इंक्रीज करने के लिए Nc, और n मोल का dt डिग्री सी से इंक्रीज करने के लिए Nc dt। ठीक, अच्छा, तो डेल्टा Q का फॉर्मूला यही होता है, Nc dt। डेल्टा Q क्या है, हीट गिवन। N क्या है, नंबर ऑफ मोल। C क्या है, अ स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट प्रोसेस, अ स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट प्रोसेस, क्योंकि ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, यहां पे मेरी बात समझना, स्पेसिफिक हीट ऑफ प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। स्पेसिफिक हीट ऑफ प्रोसेस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यदि ये पॉजिटिव हुआ और हीट टेम्परेचर बढ़ा तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हुआ और ये भी पॉजिटिव हुआ, मतलब
स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव हुआ और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव टेम्परेचर बढ़ने पर। लेकिन यदि सी नेगेटिव हुआ और टेम्परेचर बढ़ा तो डेल्टा क्यू नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए यह कहना कि टेम्परेचर बढ़ता है तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव ही होगा, यह कोई जरूरी नहीं है, यह सी पर भी डिपेंड करेगा। इसीलिए मैंने पीछे क्या लिखा है कि यदि हीट गिवन है तो डेल्टा क्यू को पॉजिटिव लिया जाए और हीट टेकन है तो डेल्टा क्यू को नेगेटिव लिया जाए। टेम्परेचर की बात नहीं की है, टेम्परेचर बढ़ने पे हो सकता है डेल्टा क्यू नेगेटिव। तो यदि हीट गिवन टू द सिस्टम तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव और हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम डेल्टा क्यू नेगेटिव। और हीट का फॉर्मूला क्या हुआ? NCDT। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हीट गिवन? NCDT। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूं एक बार चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या चलो सबसे पहले मैं सिखा रहा हूं वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स सिखा रहा हूं। ठीक है, पहला मैंने हीट गिवन का फॉर्मूला निकाल दिया, अब मैं सिखा रहा हूं वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब मैं यहां पे सिखा रहा हूं वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स, बात समझना। मैंने ये एक वेसल लिया जिसमें ये पिस्टन लगा हुआ है, ये ठीक है, और ये पिस्टन लगा हुआ है, अंदर आइडियल गैस भरी हुई है, P प्रेशर है इस समय मान लो। ठीक है, हमने इसको हीटअप किया, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, P प्रेशर है और V वॉल्यूम है। अच्छा एक बात समझना, ये मैकेनिक्स चलता है यहां, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि पिस्टन यहां पे आके रेस्ट में है, नीचे गैस है, ठीक, तो इसका मतलब वेट ऑफ पिस्टन mg इक्वेट कर रहा होगा प्रेशर इनटू एरिया को। भाई नीचे की तरफ क्या हुआ? mg, ठीक, और ये एरिया लेट सपोज a है, ठीक, और नीचे प्रेशर p है, तो गैस कितना फोर्स लगा रहा होगा इसके ऊपर? प्रेशर इनटू एरिया। तो mg नीचे और प्रेशर इनटू एरिया ऊपर। तो मैकेनिक्स चलता है, आपको ध्यान रखना है। यदि ये यहां पे आके रेस्ट में हो गया है, इसका मतलब क्या है, और वर्टिकल है, तो वेट ऑफ पिस्टन इक्वेट कर गया है किसको? पीए को। यहां mg पीए को इक्वेट कर रहा होगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं हीटअप करने के बाद ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, ये हीटअप करने के बाद ये dx बढ़ गया। वर्क डन टू डिस्प्लेस द पिस्टन बाय dx, डिस्प्लेस द पिस्टन बाय dx। पिस्टन को dx से डिस्प्लेस करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? व्हाट इज द वर्क डन dw? F dx। पिस्टन पर एट दैट टाइम फोर्स कितना लग रहा है नीचे से? पिस्टन पर हम क्या फोर्स लगा रहे हैं? PA dx। ठीक, व्हाट इज द फोर्स ऑन पिस्टन? PA, भाई प्रेशर इनटू पिस्टन का एरिया। अच्छा A dx क्या हो गया बोलो? चेंज इन वॉल्यूम। ये हो गया चेंज इन वॉल्यूम, ये हो गया चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है भाई, ये चेंज इन वॉल्यूम कैसे हो गया, बात समझ रहे हो? ठीक है, पिस्टन है, उस पर फोर्स लग रहा है नीचे से, तो ए एरिया है और dx से डिस्प्लेस हुआ, तो ये वाला कितना हो गया? A dx। सो नेट वर्क डन,
यदि और कुछ हो रहा हो, नेट वर्क डन, इधर इंटीग्रेट करो और इधर हो जाएगा पी डीवी का इंटीग्रेशन, यही हो गया डेल डब्ल्यू और ये हो गया इंटीग्रेशन पी डीवी। तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डीवी, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन। ठीक है, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स इंटीग्रेशन पी डीवी। ओके, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, अब यहां तीन बातें होंगी, यहीं से मैं स्टार्ट करता हूं। देखो वो जो आया वहीं से स्टार्ट करता हूं। वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स कितना आया? इंटीग्रेशन पी डीवी। वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स इंटीग्रेशन पी डीवी। ठीक, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट तो P बाहर आ जाएगा, वर्क डन हो जाएगा केवल वॉल्यूम का इंटीग्रेशन V1 से V2 तक। तो वर्क डन हो जाएगा वॉल्यूम का V1 से V2 तक। तो वर्क डन हो जाएगा PV2 माइनस V1। यदि प्रेशर कांस्टेंट हो तो वर्क डन कितना हो जाएगा? बोलो, प्रेशर यदि कांस्टेंट हो तो वर्क डन हो जाएगा PV2 माइनस V1। ठीक है, ओके। अच्छा, इफ प्रेशर इज वेरिएबल, ये तो एक नंबर बात हुई इसमें कि ये क्या कंडीशन हो सकती है इसमें। अच्छा, यदि प्रेशर वेरिएबल हुआ तो, इफ प्रेशर इज वेरिएबल, यदि प्रेशर वेरिएबल हुआ तो क्या होगा? लेट सपोज फॉर एग्जांपल pressure is given by alpha plus beta by V plus gamma V square. Find work done to change the volume from V1 to V2. Find work done to change the volume from V1 to V2. ये जो प्रेशर है वो इसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा बाई वी प्लस गामा वी स्क्वायर। प्रेशर यहां पे फंक्शन है वॉल्यूम का, प्रेशर यहां पे वॉल्यूम का फंक्शन है। तो व्हाट इज द वर्क डन? इंटीग्रेशन पी डीवी। तो व्हाट इज द वर्क डन हियर? अल्फा प्लस बीटा बाई वी प्लस गामा वी स्क्वायर और डीवी, ये हो जाएगा वर्क डन। तो व्हाट इज द वर्क डन? ये देखो, अल्फा डीवी का इंटीग्रेशन अल्फा वी, 1 बाई वी डीवी का लॉग वी, 1 बाई वी डीवी का, और गामा वी स्क्वायर डीवी, तो वी क्यू बाई 3, और कहां से कहां तक? V1 से V2 तक। तो क्या हो जाएगा यहां पे बोलो? ये हो जाएगा वर्क डन अल्फा V2 माइनस V1, और ये हो जाएगा बीटा लॉग V2 बाई V1, लॉग V2 माइनस लॉग V1, तो बीटा लॉग V2 बाई V1, और ये हो जाएगा गामा बाय 3 V2 क्यू माइनस V1 3। एक बार अपर लिमिट रखेंगे और उसमें लोअर लिमिट को माइनस करेंगे, तो इतना वर्क डन हो जाएगा। ये है वर्क डन। ठीक है, समझ गए बात? अच्छा, तीसरी बात,
if PV graph is given, if PV graph is given, यदि प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ गिवन हो, जैसे लेट सपोज ऐसा गिवन है, ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, ये है V1, ये है V2, तो ये हो गया एरिया अंडर द ग्राफ। ये हो जाएगा एरिया अंडर द ग्राफ। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन की मीनिंग क्या होती है? इंटीग्रेशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है? व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग, पी डीवी का इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या होता है? एरिया अंडर पीवी ग्राफ एंड वॉल्यूम एक्सेस, एरिया अंडर पीवी ग्राफ एंड वॉल्यूम एक्सेस, भाई इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो यदि पीवी ग्राफ गिवन हो तो वर्क डन क्या होगा? एरिया अंडर। तो वर्क डन की तीन बातें बताई। वर्क डन मैंने तुम्हें क्या बताया? वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेशन पी डीवी। प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्या होता है वर्क डन? पी वी2 माइनस वी1। प्रेशर यदि वेरिएबल हो तो क्या होता है? पी डीवी का इंटीग्रेशन, कब? प्रेशर वॉल्यूम का फंक्शन हो। और एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है? एरिया अंडर द ग्राफ कब होता है? एरिया अंडर द कर्व, जब पीवी ग्राफ गिवन हो, ग्राफ गिवन हो। तो ये तीन बातें बताई। प्रेशर कांस्टेंट हो तो वर्क डन ये होता है, प्रेशर यदि वॉल्यूम का फंक्शन हो तो वर्क डन ये होता है, और प्रेशर और वॉल्यूम का यदि ग्राफ गिवन हो तो वर्क डन ये होता है। ठीक है, तो ये वर्क डन का बताया मैंने तुम्हें। तो ये मैंने देखो हीट गिवन बताया था सबसे पहले। हीट गिवन क्या होता है? NCDT। वर्क डन क्या होता है? PdV का इंटीग्रेशन। और अब मैं बता रहा हूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है। अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आइडियल गैस के पास जो भी एनर्जी होती है, मैं आपको क्या बता रहा हूं, आइडियल गैस के पास जो भी एनर्जी होती है वो इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। क्योंकि आइडियल गैस के दो एटम के बीच में इंटरेक्शन नहीं पाया जाता, फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। आइडियल गैस की जो भी एनर्जी होती है, जो भी इंटरनल एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है, और वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए आइडियल गैस, बात समझना, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, ये होता है U बराबर F/2nRT। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस किसके द्वारा दिया जाता है? F/2nRT। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। N क्या है? नंबर ऑफ मोल। R क्या है? गैस कांस्टेंट। और T क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन, कैपिटल T। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए आइडियल गैस गिवन बाय F/2nRT। ठीक, अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? ये F, ये होता है 3n - p।
डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है ये, क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3n-b। n क्या है ये, नंबर ऑफ एटम, b क्या है ये, नंबर ऑफ बॉन्ड। जैसे मोनो एटॉमिक गैस है कोई, मोनो एटॉमिक गैस है कोई, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, नंबर ऑफ एटम क्या है इसमें, नंबर ऑफ एटम 1 है इसमें, और बॉन्ड क्या है इसमें, नंबर ऑफ बॉन्ड क्या है 0, कोई बॉन्ड नहीं है, हीलियम एक ही है, ये रहा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 3 1 -0। नंबर ऑफ एटम, मोनो एटॉमिक गैस में कितने एटम है, एक एटम है, और बॉन्ड कितने, 0, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुई मोनो एटॉमिक की। डाई एटॉमिक गैस, जैसे H2, N2, O2, डाई एटॉमिक गैस जैसे H2, N2, O2, तो डाई एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे H2 ले रहे हैं, H2 तो 2 एटम हुए, 2 एटम हुए, और एक बॉन्ड हुआ इनके बीच में, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम 2 हुए, और बॉन्ड कितना है दोनों के बीच में, 1, तो 5। ट्राई एटॉमिक लीनियर स्ट्रक्चर, ट्राई एटॉमिक एटम जिसका स्ट्रक्चर लीनियर हो, जैसे CO2, CO2 कैसे बनता है, CO, यहां डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से मतलब नहीं है, मुझे वो नहीं देखना है डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, नहीं, नंबर ऑफ बॉन्ड देखना है। कितने एटम है CO2 में, 3, CO2 में कितने एटम है, 3, और बॉन्ड के नंबर क्या है, 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 7। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, जैसे O3, ओजोन, ओजोन ऐसे बनता है, ओजोन कितने एटम है ओजोन में, 3 एटम है, और नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 3 है, तो कितने हुए, 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, 3n-b। n क्या है, नंबर ऑफ एटम, b क्या है, बॉन्ड बिटवीन देम, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस में कितनी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3। डाई एटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 5। ट्राई एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, ट्राई एटॉमिक लीनियर स्ट्रक्चर में 7। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर में कितनी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, 6, ठीक है, समझ गए। अच्छा यहां देखो, यहां U का फॉर्मूला क्या आया था, F/2nRT। अच्छा, F/2R dt, F/2R को CV कहते हैं, CV, CV का मतलब है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और CV का फॉर्मूला होता है F/2R। CV का फॉर्मूला क्या होता है, F/2R, ठीक है। अच्छा इसको क्यों कहते हैं F/2R को CV, ये हम देखेंगे, हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि F/2R को क्या कहते हैं, CV कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आगे आ जाएगा। अच्छा, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री C से बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट गैस में 2 तरह के होते हैं, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर और कांस्टेंट प्रेशर पर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम को कहते हैं CV और कांस्टेंट प्रेशर को कहते हैं CP। तो NCV, यहां देखो ये गलत हुआ, N दिस, तो NCVT हो गया, और यदि मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये हो जाएगा NCVDT। U का डिफरेंशिएशन DU और T का डिफरेंशिएशन DT। आपको पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोसेस। इसका मतलब कोई भी प्रोसेस हो,
चेंज इन इंटरनल एनर्जी NCV/dt ही आएगा। कोई भी प्रोसेस हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी NCV/dt ही आएगा। क्लियर है बात? ठीक। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला मैं एक बार और बता रहा हूं यहां। U बराबर होता है F/2 nRT। तो ये हो जाएगा NF/2 R dt। तो U dt, तो U हो जाएगा NCV/dt और du क्या हो जाएगा NCV/dt। F/2R को हमने CV कहा। ठीक है, अच्छा ध्यान देंगे जरा। मैं कह रहा हूं U इज इक्वल टू F/2 या du, U इज इक्वल टू, एक बार और ले रहा हूं मैं, U इज इक्वल टू F/2 nRT। तो क्या मैं लिख दूं du इज इक्वल टू F/2 nR dt। तो du इज इक्वल टू लिख देता हूं F/2 nR T2 माइनस T1। dt को मैं लिख देता हूं चेंज इन टेम्परेचर। मान लो टेम्परेचर बदल रहा हो T इनिशियल से T फाइनल या T1 से T2, तो मैं क्या लिख दूं dt को, T2 माइनस T1 लिख दूं dt को। तो du क्या हो गया बोलो, ये हो गया F/2 nR T2 माइनस nR T1। ये हो गया F/2 nR T2 माइनस nR T1। nR T2 ये हो गया P2 V2 माइनस P1 V1। क्यों? PV बराबर nRT ना। और लेट सपोज P1 V1 T1 से चेंज हुआ P2 V2 T2, तो P1 बराबर nRT1, P2 V2 बराबर nRT2। तो nRT2 को मैं क्या लिख दूं P2 V2 और nRT1 को मैं क्या लिख दूं P1 V1। तो ये भी होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला और ये भी होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। चेंज इन इंटरनल एनर्जी के दो फॉर्मूले हुए NCV/dt और F/2 P2 V2 माइनस P1 V1। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोसेस। चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता है। It depends only on temperature. If initial and final temperature are same, then change in internal energy is 0. यदि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम हो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर जब सेम होगा तो P1 V1 P2 V2 के बराबर होगा और ये भी 0 हो जाएगा और ये तो 0 होगा ही T2 माइनस T1। तो यदि टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल सेम हो तो क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं रिमाइंड करा रहा हूं फिर कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या सीखा है। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सीखा dq बराबर डेल्टा W प्लस do। हमने dq को देखा NC/dt, हमने डेल्टा W को देखा इंटीग्रेशन P/dv। हमने यहां तीन बातें की। हमने यहां किया A प्रेशर कांस्टेंट, तो हमने वर्क डन को लिख दिया PV2 माइनस V1। हमने यहां देखा B प्रेशर वेरिएबल, प्रेशर वॉल्यूम का फंक्शन, तो हमने कर दिया इंटीग्रेशन P/dv। हमने यहां देखा PV ग्राफ, हमने यहां कर दिया एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। हमने यहां देखा du और हमने देखा NCV/dt और हमने देखा F/2 P2 V2 माइनस P1 V1।
ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। हमने ये भी देखा F डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसका फॉर्मूला 3n माइनस बी, 3n माइनस बी। हमने ये भी देखा कि मोनो एटॉमिक लाइक हीलियम, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डाई एटॉमिक लाइक H2, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, ट्राई एटॉमिक लीनियर लाइक CO2, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, माइनस 2, 7, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर O3, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। हमने ये बात देखी किसमें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है, प्रोसेस पे डिपेंड करता है, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। हीट गिवन पॉजिटिव, हीट टेकन नेगेटिव, वॉल्यूम बढ़ा पॉजिटिव, वॉल्यूम घटा नेगेटिव, टेम्परेचर बढ़ा पॉजिटिव, टेम्परेचर घटा नेगेटिव, ऑल लाई इन सेम यूनिट। और ये बात भी हमने देखी। तो आप समझे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कितनी बातें हमारे बीच हुई, आप समझ गए फर्स्ट लॉ। पहला मैंने क्या पढ़ाया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो इजी बनाना ही सबसे मेन मकसद होता है फिजिक्स को, कि फिजिक्स को अपन ऐसा करें कि एकदम इजी ग्रास्पिंग हो, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बताया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर को डिफाइन करता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर मैंने क्या बताया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक तरह से पैसों का हिसाब किताब है, कि 400 जूल किसी बॉडी को जब तुम हीट दोगे, 400 जूल जब तुम किसी बॉडी को हीट दोगे तो उसमें एक्सटर्नल एजेंट के अगेंस्ट वो वर्क करेगा 300 जूल, और 100 जूल को अपने जेब में रख के, मतलब इंटरनल एनर्जी रख करके अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। तुम्हें भी कोई पैसा दे, तुम क्या करोगे, 400 रुपए दिए, 300 रुपए तुम इधर उधर एक्सटर्नल एजेंट में उड़ा दोगे, 100 रुपए तुम अपनी जेब में रखोगे, जिससे तुम्हारी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और जेब में तुम पैसा रखोगे तो थोड़ा सा हीटअप भी होगे, गर्म भी होगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, बेसिक बात है। तो इंटरनल एनर्जी जब बॉडी की बढ़ेगी तो ये बेसिक बात है कि टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो एक तरीके का एनर्जी कंजर्वेशन है, कि इतना पैसा मिला, खर्च ये हुआ, जेब में इतना गया, वही बात है। इतना हीट मिला, एक्सटर्नल एजेंट के अगेंस्ट इतना वर्क हुआ, और इतने से इंटरनल एनर्जी बढ़ी। अब हम इसको एक बार देखते हैं। अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है, ये प्रूफ करने का क्वेश्चन चल रहा है कि प्रूफ करूं किसी एग्जाम्पल में कि वर्क डन और हीट डिपेंड ऑन प्रोसेस और चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोसेस। ये मैं एग्जाम्पल में प्रूफ करूं, ये दिमाग में चल रहा है। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एक एग्जाम्पल सेट करता हूं, EX एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, ठीक है। बात समझना बेटा, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मैंने दो प्रोसेस ले लिए, ये ले लिया प्रोसेस 1, इसमें इधर वॉल्यूम लिया है मैंने मीटर क्यू में, इधर मैंने प्रेशर लिया है इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने कहा वॉल्यूम इधर 2 मीटर पर क्यू से 4 मीटर क्यू हो गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 12, और ये वाला ऐसा है ये प्रोसेस, ठीक है। इसका मतलब समझे, ये इस तरह का प्रोसेस, मतलब समझ लेना, एक स्ट्रेट लाइन है ये है प्रोसेस, स्ट्रेट लाइन। जब वॉल्यूम 2 है तो प्रेशर 6 है, और जब वॉल्यूम 4 है तो प्रेशर जो है वो 12 है। जब वॉल्यूम 2 है तो प्रेशर 6 है, और जब वॉल्यूम 4 है तो जो प्रेशर है वो 12 है, ठीक है।
ओके, ये क्लियर है बात? अब बात समझे। एक दूसरा प्रोसेस है, यह है प्रोसेस 2। ये प्रोसेस 2 है, उधर रोमन में लिखा है, इधर भी वॉल्यूम 2 है, फोर है वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, इधर भी वही प्रेशर है। इस बार प्रोसेस अलग हो गया है, पाथ अलग हो गया है, प्रोसेस पाथ। अब ये पाथ, ये है पाथ। पहले इस स्टेज से P1 V1 T1 थर्मोडायनेमिक स्टेट है, तो यहां पर प्रेशर कितना है 6, वॉल्यूम कितना है 2, तो 6,2 y, और यहां प्रेशर कितना है 12 और वॉल्यूम कितना है 4, तो 12,4, टेम्परेचर भी कुछ होगा। यह है पाथ 1 और यह है पाथ 2। यह है पाथ 1 और यह है पाथ 2, और प्रेशर का फॉर्मूला लिख दिया है V²/2 + 4। अब देखो, जब वॉल्यूम की वैल्यू 2 रखोगे, वॉल्यूम की वैल्यू 2 रखो तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर/2 + 4, ये हो जाएगा 6। और जब 4 रखोगे, वॉल्यूम की वैल्यू जब 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा ये 16/2 8, और ये हो जाएगा 12। तो इनिशियल और फाइनल स्टेज सेम है, इनिशियल और फाइनल स्टेज दोनों में सेम है, 6 से 12 तक और 6 से 12 तक इनिशियल और फाइनल दोनों प्रोसेस का सेम है, बस पाथ अलग अलग है। ये पाथ इसमें और ये पाथ इसमें, पाथ अलग अलग है। समझ गए बात? ठीक है। और मैं यहीं पे यह भी कह रहा हूं 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस undergo these two process। कंपेयर करना है, कंपेयर या प्रूफ करना है कि डेल्टा Q डेल्टा W ये पाथ डिपेंडेंट है and du does not depend on path, du does not depend on path। ठीक, हमने कहा 1 मोल डायटोमिक गैस का ये 2 प्रोसेस से गुजरता है, इसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों का सेम है, लेकिन पाथ अलग अलग है। तो बताना है कि दोनों में हीट और वर्क डन तो अलग अलग होगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी का सेम चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रोसेस 1 की स्टडी कर रहा हूं, स्टडी ऑफ प्रोसेस 1। ध्यान देंगे जरा, स्टडी प्रोसेस 1 के। मैं सबसे पहले प्रोसेस 1 की स्टडी कर रहा हूं। इधर फोकस कर दीजिए, देखिए इधर आप थोड़ा सा। प्रोसेस 1 की स्टडी कर रहा हूं मैं। देखो, प्रोसेस 1 में यदि हम वर्क डन निकालें तो क्या होगा वर्क डन, बोलो। देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, पीवी ग्राफ का एरिया ना, अरे पीवी ग्राफ और वॉल्यूम एक्सिस के बीच का एरिया, ये एरिया होगा वर्क डन। तो ग्राफ एरिया बिटवीन पीवी कर्व
एंड वॉल्यूम एक्सेस। अच्छा, ये एरिया कितना होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ, यहां से यहां तक 6, यहां से यहां तक 12, यहां से यहां तक 2, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यहां से यहां तक 6 और यहां से यहां तक 12 इंटू 8, ये हो जाएगा हाफ इंटू 18 इंटू 2, ये हो जाएगा 18 जूल। तो पहले प्रोसेस का जो वर्क डन है वो एरिया अंडर द ग्राफ से निकाल लिया हमने, और कितना निकाल लिया? 18 जूल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है बोलो? F/2 P2 V2 माइनस P1 V1, F/2 P2 V2 माइनस का P1 V1 क्या हो जाएगा बोलो? चेंज F डिग्री ऑफ फ्रीडम, डाई एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बोलो? 5/2 P2 V2 P2 V2 12 इंटू 4, P2 V2 12 इंटू 4, यहां पे P1 V1 6 इंटू 2, तो du हो जाएगा 5/2 48 माइनस 12, du हो जाएगा 5/2 इंटू 36 90 जूल, और डेल्टा Q हो जाएगा डेल्टा W प्लस DU 18 जूल प्लस 90 जूल, ये हो गया 108 जूल। यहां पे लिख देता हूं मैं, पहले प्रोसेस का वर्क डन 18 जूल, पहले प्रोसेस का DU 90 जूल, और पहले प्रोसेस का डेल्टा Q 108 जूल। अब मैं प्रोसेस 2, अच्छा देखो, जब एरिया आराम से निकल सकता है तो एरिया से ही निकालेंगे ना। जब एरिया आराम से निकल सकता है पीवी ग्राफ का, तो एरिया अंडर द कर्व होता है क्या? वर्क डन। चलो अब प्रोसेस 2 पर आ जाओ। प्रोसेस 2 देखो, अब मैं बात कर रहा हूं प्रोसेस 2 का। प्रोसेस 2 का वर्क डन, एरिया नहीं निकाल सकते ना पीवी ग्राफ, और इसका एरिया कहां से निकालेंगे? पैराबोलिक पाथ है ये, तो प्रेशर वॉल्यूम का फंक्शन है, तो बोलो क्या होगा वर्क डन? इंटीग्रेशन PdV, प्रेशर क्या है? V²/2 प्लस 4 dV, क्या हुआ वर्क डन? VQ/3, और 2 जो था वो रह गया, प्लस 4V, कहां से कहां तक? 2 से 4 तक, वॉल्यूम चेंज होता है 2 से 4 तक, क्या हुआ वर्क डन? वॉल्यूम Q/6 प्लस 4V, कहां से कहां तक? 2 से 6 तक। देखो मैं इधर लिख रहा हूं इसका, एक बार अपर लिमिट क्या है? 6Q/6 प्लस 4 इंटू 6 में लोअर लिमिट, एक बार वॉल्यूम की जगह 2 का Q/6 प्लस 4 इंटू 2, तो क्या हुआ वर्क डन बोलो? ये हो गया 36 प्लस 24 माइनस, यहां गलत हुआ, यहां 2 से 4 तक गलत हुआ, 4 का Q/6 और 4 इंटू 4, ये कितना हो गया? ये 64/6 प्लस 16 माइनस 8/6 प्लस 8, कितना हो जाएगा? 56/6 और प्लस 8, ये 16 में 8 गया 8, और ये हो गया 56/6, ये कितना हो जाएगा? 28/3, 28/3 प्लस 8, 28 प्लस 24/3, 52/3, 17.33 जूल। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, PdV का इंटीग्रेशन किया है क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम का फंक्शन है, और इंटीग्रेट किया है 2 से 4 तक, एक बार अपर लिमिट रखा है, एक बार लोअर लिमिट रखा है, 17.33 जूल आया है। अच्छा, du
F/2 P2 V2 minus P1 V1. डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, P2 V2 12 into 4, P1 V1 6 into 2, चेंज इन इंटरनल एनर्जी यही आएगा। डेल्टा क्यू बदल जाएगा, ये हो जाएगा 17.33 प्लस 90 107.33 जूल। यहां लिख रहा हूं मैं, वर्क डन आया 17.33 जूल, डीयू आया 90 जूल और हीट आया 107.33 जूल। वर्क डन दोनों में अलग है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम है, हीट गिवन अलग है। अच्छा, वर्क डन इससे कम क्यों हुआ? क्योंकि ये वाला एरिया ज्यादा है और ये वाला एरिया उससे कम है, तो वर्क डन तो कम होना ही था, तो वर्क डन कम हुआ है। समझ रहे हो बात? तो वर्क डन कम हो गया। ये प्रोसेस पर डिपेंड करता नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है, और डेल्टा क्यू भी प्रोसेस पर डिपेंड करता है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता दिया, जिसमें डेल्टा क्यू को डिफाइन कर दिया टोटली, डेल्टा डब्ल्यू को डिफाइन कर दिया टोटली, डेल्टा यू को डिफाइन कर दिया टोटली। ये भी बता दिया कि ये प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं, ये नहीं करते हैं, फॉर्मूला जितना हो सकता है सब बता दिया। अब मैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करूंगा अगले लेक्चर से। आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कंप्लीट नोट्स एक साथ आपके ग्रुप पर व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, थैंक यू। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।